हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के सेकंड यूनिट के सब टॉपिक सप्लाई ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी की इंडिविजुअल वीडियोस नहीं है, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी बहुत डाली हुई है। लेकिन जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज़्यादातर मैंने डिस्कस नहीं की हुई, तो हम इसको पूरा आज यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली किसको कहते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी, यानी टोटल मनी मार्केट के अंदर कितनी अवेलेबल है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। एक इकोनॉमी के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो हर तरह की मनी आ जाती है, कैश, नॉन कैश, चेकेबल, जो भी मनी हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी मनी उसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, पॉलिसी मेकर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉलिसी मेकर हैं, इकोनॉमिस्ट है, अपनी सारी पॉलिसीज़ या इकोनॉमिस्ट अपने डिसीजंस इस सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर ही लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सप्लाई ऑफ मनी में जो मैंने चीज़ें इंक्लूड की हैं वो ये हैं, यानी कि जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है, मीनिंग देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी का, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, और लास्ट में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक देखेंगे, किस तरह मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई किया जाता है, मनी मल्टीप्लायर जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो लास्ट में करेंगे। ये मैंने पहले से रिकॉर्ड की हुई है, तो ये मैं बाद में एंड में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बेसिकली कहते किसको है? तो जैसे मैंने बताया, टोटल अमाउंट ऑफ मनी असेट्स। जो मनी असेट्स का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्म में वो मनी है, अवेलेबल है एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, जिसके अंदर कॉइन्स एंड करेंसी आ जाती है, इजीली एक्सेसिबल डिपॉजिट्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये मनी सप्लाई इंडिकेट्स करती है हमारे इश्यूज रिगार्डिंग टू द इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टेबिलिटी वगैरह। तो जाहिर है जितनी भी मनी सप्लाई मार्केट के अंदर है, अवेलेबिलिटी मनी सप्लाई की है एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अंदर, हम उसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं और उसी के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। सेंट्रल बैंक जो है वो इस मनी सप्लाई को पूरी तरह वॉच करता है और कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करना होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मैनेज करना होता है, इंटरेस्ट रेट को, और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गारंटी देती है। इसीलिए इस मनी सप्लाई को जो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट है पूरी तरह से चेक करती है, पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसके अंदर अलग अलग मेजर्स आ जाते हैं और सारे मेजर्स डिपेंड करते हैं ऑन इट्स लिक्विडिटी, यानी डिफरेंट मेजर्स होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। और यहाँ जो हम लोग सुना होगा आपने M1, M2, M3, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो लिक्विडिटी के हिसाब से अरेंज की जाती हैं। पहले हम बात करें M1, पहले M1 मनी की बात हम करते हैं, M1, और इसको हम क्या कहते हैं? ये मनी बेसिकली नैरो मनी कहलाती है। इसके अंदर बहुत छोटे से हेड्स को हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नैरो मनी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? मोस्ट लिक्विड असेट जो रेडिली अवेलेबल होती हैं स्पेंडिंग के लिए हैं। यानी M1 का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो M1 इक्वल टू होता है, इसके अंदर हम CD और CB लेते हैं। CD और CB क्या है मैं बताता हूं अभी। C प्लस D प्लस CB। अब ये क्या चीज है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें C क्या है। C है करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी डेली फिजिकल मनी, कॉइन की शक्ल में हो या बैंक नोट्स की शक्ल में हो, वो C कहलाती है। D हमारा कहलाता है डिमांड डिपॉजिट, यानी चेकेबल अकाउंट जो होते हैं, किसी भी बैंक के जो चेकेबल अकाउंट्स हैं जो चेक से लिए जा सकते हैं, वो D कहलाते हैं। और CB हमारी हो जाती है अदर डिपॉजिट विद दी सेंट्रल बैंक, CB सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के साथ जो, यानी जो कॉमर्शियल बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक एक अमाउंट सेंट्रल बैंक के साथ रखते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता कस्टमर्स को या पब्लिक को, लेकिन मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉमर्शियल बैंक चाहे तो उस पैसे को विड्रॉ कर सकती है। ये मोस्टली इजीली स्पेंडेबल फॉर्म ऑफ मनी होती है, मेकिंग इट एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है।
इसके बाद दूसरी आ जाती है M2। M2 को हम लोग जनरली कहते हैं ब्रॉड मनी। M2 इसी को लेके चलता हूं मैं, बार बार उसको आगे नहीं बढ़ाना हूं। M2 जो कहलाती है ब्रॉड मनी। ये थोड़ी सी ब्रॉड मनी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने M1 ले लिया है, नैरो मनी है, और इंक्लूडेड और मनी है, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कहते हैं, यानी M1 प्लस सम एडिशनल असेट्स दैट आर लेस लिक्विड। यानी लेस लिक्विड होते हैं लेकिन फिर भी वो क्विकली कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? M2 के अंदर हम लोग क्या क्या लेते हैं? M2 सबसे पहले तो M1, जो भी कुछ हमारा M1 में हमने इंक्लूड किया है वो इसके अंदर हो आएगा। उसके बाद होता है ST, SD, S प्लस T प्लस SD प्लस M, 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 F, S। अब ये सब क्या है, हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। M1 आपको पता है, अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पूरा, इसके अंदर क्या क्या होता है। फिर आ जाता है आपका S, सेविंग डिपॉजिट्स, यूजुअली अर्न सम इंटरेस्ट। ये सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं जो आप और हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, सेव करते हैं, उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो लेते हैं। ये कम लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि देखिए डिमांड, हम करंट अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट के अंदर हम जितना भी पैसा चाहें हम फौरन ले सकते हैं। सेविंग अकाउंट में अगर आपने, हम लोग जनरली कहते हैं कि नहीं ये भी लिक्विड है, फौरन निकल आता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अमाउंट रखते हैं। लेकिन बात कीजिए किसी ने मिलियंस में अमाउंट रखा हुआ है सेविंग अकाउंट के अंदर, सेविंग डिपॉजिट में, वो अगर बैंक से जाके कहे कि मुझे 2 मिलियन चाहिए तो बैंक मना कर देगा। सेविंग जो डिपॉजिट्स हैं ये एक पर्टिकुलर अमाउंट तक तो आपको लिक्विड में इमीडिएटली चेंज हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होंगे, इसलिए ये थोड़े से लेस लिक्विड होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइम डिपॉजिट। इसको हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इनके ऊपर मिलता है। यानी हम लोग इसको समझ सकते हैं एक तरीके से जैसे हम लोग FD करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है SD। SD का मतलब होता है स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट। ये भी एक फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं लेकिन ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होते हैं, इसलिए इसको स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट कहते हैं। और फिर आ जाता है हमारा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, MMMF, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ये शॉर्ट टर्म होते हैं और लो इंटरेस्ट सिक्योरिटीज होती हैं जो एक कोई भी एक कंज्यूमर है, इन्वेस्टर है जो खरीद सकता है। तो ये क्योंकि M1 से लेस लिक्विड होती हैं इसलिए ये M2 के अंदर ऐड की जाती हैं, ठीक है। तीसरा आ गया अब हमारा M3, इसको हम ब्रॉडेस्ट मनी कहते हैं। M3 और इसको कहते हैं ब्रॉडेस्ट मनी, ब्रॉडेस्ट मनी, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, यानी M2 जो भी हमने M2 के अंदर पढ़ा है वो, उसके बाद एडिशनल असेट्स होती हैं दैट आर इवन लेस लिक्विड, यानी वो जो M2 से भी कम लिक्विड होती हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। फॉर्मूला क्या है M3 का? M3 इक्वल टू, अब जाहिर है पहले तो हमने इसके अंदर M2 ले लिया, M2 हम इसके अंदर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर आता है L प्लस RPs प्लस IMMMFs, ओके। अब देखते हैं ये सारी चीजें क्या होती हैं। यहां पर M2 हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। M1 प्लस लेस लिक्विड देन M1 इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब इसके अंदर आ जाता है R, लार्ज टाइम डिपॉजिट। ये भी टाइम डिपॉजिट होते हैं लेकिन ये ह्यूज अमाउंट्स के अंदर होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं और इंटरेस्ट रेट होता है और हाई इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर दिया जाता है, इसीलिए ये लेस लिक्विड होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी ये रीपर्चेज एग्रीमेंट बेसिकली एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एग्रीमेंट होती है। रेपो ट्रांजैक्शन जिसको हम कहते हैं, रेपो ट्रांजैक्शन, यानी एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि साहब हम अभी ये आपको दे रहे हैं लेकिन इस स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के अंदर हम इसको इंटरेस्ट के साथ रीपर्चेज कर लेंगे, वापस खरीद लेंगे, वो रेपो कहलाता है, जो कि M3 के अंदर ही
ऐड किया जाता है, यानी रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी कहिए अब एक तरीके से। और तीसरा आ जाता है, आखिरी हमारा आ जाता है इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ये डिज़ाइन ही किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, लार्ज एंटिटीज होती हैं, इनके लिए ये डिसाइड किए जाते हैं। एंड दीज फंड इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म लो रिस्क सिक्योरिटी लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर वगैरह वगैरह, ठीक है। और आखिरी जो टाइप्स है वो आती है हमारी M4। M4 अब हमने उसको बात कर लिया कि वो जो ब्रॉडेस्ट हो गई, तो यहां हम इसको कहते हैं M4 या उसके आगे जो भी है M4 एंड बियॉन्ड, यानी M4 और बियॉन्ड, यानी M3 आ गया वो, और उसके आगे जो कुछ भी बचा है उसके अंदर हम लगा देते हैं। इसके अंदर हमारी लॉन्गर टर्म डिपॉजिट्स होती हैं, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स होती हैं, और कुछ अलग अलग तरह के बॉन्ड भी होते हैं। लेकिन ये जो M4 है ये कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है। भाई एक कंट्री के अंदर बॉन्ड की सिचुएशन कुछ और है, दूसरी के अंदर कुछ और है। अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग चलता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं M4 इक्वल टू M3 प्लस मैंने जो बताया अभी टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, टोटल डिपॉजिट्स with the post office savings, ठीक है। ये M4 हो गया, यानी M3 अब तक जितना हमने पढ़ा। उसके बाद जो इंडिया के अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड किए जाए। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बैक सेविंग्स अकाउंट होते हैं ये, जो कि पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के अंदर हमें मिलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर है, हमारे इंडिया में भी होता है। पहले ज़्यादातर लोग जो हैं जो बहुत कम इनकम वाली हुआ करते थे वो पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट खोला करते थे। छोटा सा अकाउंट खोल लिया और कुछ पैसे उसके अंदर रख दिए, तो ये हमारी M4 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कि किस तरीके से हम मनी को मेजर करते हैं, किस तरह से इसका मेजरमेंट होता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। देखिए मनी की कई फॉर्म्स होती हैं और उसी के हिसाब से उसकी डिफरेंट लिक्विडिटी होती है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी होती है। कंपोनेंट जो हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं और जनरल सप्लाई ऑफ मनी को भी इंपैक्ट करते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारी पूरी सप्लाई ऑफ मनी को इंपैक्ट करते हैं, सबसे पहले आती है फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी वो करेंसी जो हम देखते हैं, कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, बैंक नोट्स हैं, मोस्ट लिक्विड होते हैं, हमारे हाथ में है, फौरन हम उनको खर्च कर सकते हैं और एवरीडे ट्रांजैक्शन के अंदर इसको यूज करते हैं। ये जो हमारी फिजिकल करेंसी होती है ये डायरेक्टली हमारी मनी सप्लाई पे असर डालती है। दूसरी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, हमने एक फंड है जो हमने एक चेकेबल अकाउंट के अंदर कमर्शियल बैंक के अंदर स्टोर किया हुआ है, हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं और उसको इंस्टेंटली हम विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। इसलिए ये भी हमारी मनी सप्लाई पे बहुत जल्दी असर डालता है। आपने एक करंट अकाउंट के अंदर 2 मिलियन इंडियन रुपीस रख रखे और आप अगर आज ही उसको चाह रहे हैं कि हम अगर निकालना है तो आप आज ही निकाल सकते हैं। इसको सेविंग्स में नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट में आप इसको कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत जल्दी से हमारी इसके मनी सप्लाई के ऊपर असर डालते हैं। उसमें चेक्स आ जाते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वगैरह वगैरह। इससे कम जो नीचे आ जाता है फिर आता है सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। ये सेविंग अकाउंट आप जानते हैं अकाउंट होते हैं जिसपे हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये डिमांड डिपॉजिट से लेस लिक्विड होते हैं। हालांकि हम इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं शॉर्ट नोटिस के ऊपर, यानी अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो हम रोज जाते हैं, अपना चेक लिखते हैं और निकाल लेते हैं
अपना कोई भी पैसे, लेकिन अगर आपको ह्यूज अमाउंट निकालना है तो ये नहीं देंगे, बैंक आपको नहीं देगा, आपसे कहेगा कि ठीक है एक नोटिस दीजिए, हम इतने दिन के अंदर इतना अमाउंट आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद आ जाता है चौथा, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट कौन से हो रहे हैं, नाम बता रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। हम यहां पर टाइम डिपॉजिट के अंदर अपने फंड को लॉक कर देते हैं एक सर्टेन पीरियड के अंदर, और हमें बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलता है। ये डिमांड या टाइम डिपॉजिट से लेस लिक्विड होते हैं। आखिर में आ जाता है अदर फाइनेंशियल असेट्स। अदर फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। अदर फाइनेंशियल असेट्स इसके अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी नियर मनी इंस्ट्रूमेंट कहलाती है, यानी इंस्टीट्यूशनल तकरीबन मनी होती है, तकरीबन, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होती है, जैसे मनी मार्केट फंड्स, लार्ज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, जो बेसिकली इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, ये भी इसके अंदर आ जाता है। ये लेस लिक्विड होते हैं लेकिन मनी सप्लाई का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए मनी सप्लाई के। अब हम देखते हैं कि मनी सप्लाई किन चीजों से डिटरमिन होती है, यानी हम अगर मनी सप्लाई को डिटरमिन करने जा रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज करके मनी सप्लाई को डिटरमिन कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब हम डिटरमिनेंट्स की बात करें। देखिए, डिटरमिनेंट जनरली अफेक्ट ओवरऑल क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी। जो भी डिटरमिनेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट को इफेक्ट नहीं करते, हमारी जितनी मनी सप्लाई होती है उसको इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी दोनों को करते हैं। इसके अंदर अगर हम पहली बात देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो हमारी सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज होती हैं। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज, आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है मनी सप्लाई को लेके वो डायरेक्ट असर करेगा ना। हमारी आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी दोनों मनी सप्लाई को यूज करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब मनी सप्लाई मार्केट में कम होती है तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिससे मनी इंजेक्ट की जाती है, और जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई यूज की जाती है, जिसमें कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, एडजस्टिंग टू दी लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी मनी मार्केट ऑपरेशन इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना या अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट को सेट करना विद द कमर्शियल बैंक। ये सारे टूल यूज करके सेंट्रल बैंक अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कि मनी सप्लाई बढ़ानी है या घटानी है। तो अगर हमें अगर मनी सप्लाई को डिटरमिन करना है तो हमें देखना होगा कि हमारी सेंट्रल बैंक यानी हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई की क्या पॉलिसीज होती हैं। दूसरी आ जाती है एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज भी डिटरमिन करती हैं, यानी लैंडिंग और डिपॉजिट होता है। हम कमर्शियल बैंक सेविंग्स को डिपॉजिट करती हैं और लोन दे देती हैं। अब ये डायरेक्ट असर डालता है ना हमारे ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोन्स अगर आप ज्यादा से ज्यादा दे रहा है बैंक तो मनी सप्लाई बढ़ रही है। रिकवरी चालू कर दी साहब, वो लोन का पेमेंट ज्यादा हो रहा है, लोन दिए कम जा रहे हैं लेकिन रिसीव ज्यादा किए जा रहा है, सप्लाई कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। लोन्स और सेविंग के जरिए कमर्शियल बैंक डिटरमिन करता है कि मनी सप्लाई मार्केट में कितनी है। जो रिसर्चर हैं वो यही देखते हैं क्या पॉलिसीज है कमर्शियल बैंक के लोन्स को लेकर, और उससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ने वाली है या घटने वाली है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस। ये इकोनॉमिक कंडीशंस कौन सी होती हैं? इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सारी चीजें बताती हैं कि मनी सप्लाई को कैसे डिटरमिन किया जाता है। हाई डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रोथ के टाइम में, यानी जब ग्रोथ चल रही है इकोनॉमिक साइकिल के अंदर ग्रोथ है, उस वक्त मनी सप्लाई ज्यादा होती है क्योंकि मनी डिमांड ज्यादा होती है। दूसरी तरफ जब वो रिसेशन होगा
जब रिसेशन होगा तो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कम खरीदेंगे, उस टाइम में मनी सप्लाई घट जाएगी, मनी सप्लाई अपने आप घटेगी। दोनों केसेस में सेंट्रल बैंक जो है वो अपनी पॉलिसीज और टूल्स को अपनाता है और मार्केट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगला आ जाता है पब्लिक डिमांड फॉर मनी। पब्लिक डिमांड फॉर मनी। पब्लिक क्यों डिमांड कर रही है? देखिए, पब्लिक को मनी में अगर कॉन्फिडेंस है तो डिमांड करती है, ठीक है। अगर पीपल्स की हाई स्पेंडिंग है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो वो डिमांड करेंगे। या आप अंदाजा लगा लें कि साहब एक्सपेक्टेशंस है ऑफ इन्फ्लेशन का, आगे जाके हमें मालूम है कि साहब प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं, आज मनी सप्लाई बढ़, आज डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, अगर पीपल्स की डिमांड बढ़ रही है मनी की तो वहां पर कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ती है, आदमी अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट होता है वो लाके मार्केट में छोड़ता है, तो यहां सेंट्रल बैंक दूसरी पॉलिसी को अपनाएगी। कहीं कहीं मनी सप्लाई कम करते हैं, पीपल्स जो है वो डिमांड करना बंद कर देते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, कोई अभी कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के अंदर, पैसा डूब सकता है, नहीं लगाऊंगा रखूंगा, ठीक है, स्पेंड करना है नहीं करना, एक्सपेक्टेशन नहीं, इन्फ्लेशन आगे होने वाला नहीं है, तो क्यों आज मैं खरीदारी बहुत ज्यादा करूं। तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। और आखिरी बात आ जाती है फाइनेंशियल रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाती है। फाइनेंशियल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन रूल अपने बनाती है। देखिए, सबसे बड़ा होता है जो आरबीआई बनाती है, रिजर्व रिक्वायरमेंट रूल जो बनाती है, उसमें पता चलता है कि साहब कितना जो रिजर्व रेशो सेंट्रल बैंक को रखना है और कितना कमर्शियल बैंक के पास है कि वो लोन्स दे सकते हैं, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल है मार्केट के अंदर, यानी कितना कैपिटल है हमें अपने स्टैंडर्ड को, लिक्विडिटी ऑफ स्टैंडर्ड को रखने के लिए, वो सारी चीजें इसी रेगुलेशन के तहत सेट की जाती हैं कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसी के अंदर आ जाता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। देखिए, बार बार हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं, हाई पावर्ड मनी के अंदर भी वही आ जाती है, इसको हम लोग मॉनेटरी बेस कहते हैं। दिस रिफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर द ब्रॉडर मनी सप्लाई। ब्रॉडर मनी सप्लाई हमने कौन सी पढ़ी थी? M1 M2, वही चीज है, यानी वो मनी जो हमारे पास ज्यादा इजीली कैश में अवेलेबल होती है, जो मोस्ट लिक्विड होती है, वो हाई पावर्ड मनी कहलाती है। वो मनी जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या वो भी कोई भी जमीन है आपके पास, एक प्रॉपर्टी आप फौरन नहीं बेच सकते, हाई पावर्ड मनी में नहीं होगी। बॉन्ड है आपने 5 साल के लिए ले रखा है, 3 साल के लिए ले रखा है और आप ब्रेक नहीं करना चाह रहे, हाई पावर्ड मनी में नहीं है। हाई पावर्ड मनी में सिर्फ वो असेट्स आती हैं, वो मनी आती है जो कि इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकती है कैश में और फॉरेन ट्रांजेक्शन में किए जा सकते हैं। 3 कंपोनेंट्स बेसिकली यहां डिस्कस किए जाते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी फिजिकल मनी, नोट्स एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास होते हैं। तीसरा, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास जो अपना रिजर्व रखते हैं वो, और बैंक का, कमर्शियल बैंक का अपना वॉल्ट जिसके अंदर वो अपने कैश को रखते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इस हाई पावर्ड मनी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई जो है वो बहुत सारे टूल्स को यूज करता है। उन टूल को यूज करने में अगेन जो मैंने पहले भी बताया था, वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं या रिजर्व रिक्वायरमेंट होते हैं, और इन सब के जरिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आरबीआई अचीव करता है। उसको करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। यही हमारी एक तरीके से हाई पावर्ड मनी कहलाती है, जो हमारे सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में रहती है। अब इसके अंदर आखिरी जो है वो मैंने बताया, जैसे क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक है, मनी मल्टीप्लायर, किस तरह बैंक्स जो है वो मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी जैसे मैंने बताया, मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, तो इसके बाद आगे मैं उसको पोस्ट कर दूंगा और ये पूरी कंटिन्यूटी में आपका पूरा मनी सप्लाई का टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन पर बात करेंगे। हम देखेंगे बैंक
किस तरह से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। देखिए, एक बात कभी कभी दिमाग में आती होगी कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं और बैंक उस पर इंटरेस्ट भी देता है। तो बैंक वो इंटरेस्ट कहां से दे रहा है, बैंक के पास कहां से आया वो एक्स्ट्रा पैसा। दूसरी चीज, बैंक अपने, अब देखिए बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज होती हैं बैंक एम्प्लॉयज की, तो बैंक के पास वो पैसा कहां से आता है, क्योंकि बैंक जो पैसा लेता है वो पैसा तो सबको वापस कर देता है। मैंने जमा किए, मुझे पैसा वापस मिल गया। फिर बैंक के पास ये पैसा कहां से आता है जिससे वो इतने सारे एक्सपेंसेस कर लेते हैं। वो क्या करते हैं ये सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, वही क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। ठीक है, उसी के जरिए वही काम करते हैं। होता कैसे है कि देखिए, पहली बात तो ये जानिए कि ये कमर्शियल बैंक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी के जरिए सारी फंक्शनिंग चलती है, क्योंकि पैसा बनेगा, पैसा काम करता है और उससे सारे काम होते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट यानी कुछ लोगों ने तो उसको ये भी कहा है कि बैंक्स जो है वो बेसिकली क्रेडिट के मैन्युफैक्चरर हैं। बैंक्स आर सपोज टू बी द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ क्रेडिट। बैंक जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं क्रेडिट को। ठीक है, और होते किससे हैं, जो हम और आप सेविंग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उठाकर सेव करती हैं बैंक के अंदर अपना, उससे स्टार्ट हो जाता है। यानी हम जो पैसा जमा करते हैं, जो लोग पैसा जमा करते हैं, हम तो थोड़ा सा ही करते हैं, तो वो पैसा बैंक इस्तेमाल करती है आगे लोन देने के लिए, यानी अपने कॉमर्शियल यूज में उस पैसों को ले आती है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन होता है। ठीक है, हम जब जमा करते हैं तो हमें बैंक के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि हमारा पैसा बैंक में सेफ है। हम जब चाहेंगे बैंक से पैसे को निकाल लेंगे और हम निकाल लेते हैं। बैंक इसी हमारे ट्रस्ट का एडवांटेज लेती है और वो उस पैसे को आगे यूज कर लेती है। तो बैंक की वो टेंडेंसी जिससे के जरिए बैंक सेविंग के थ्रू मनी को क्रेडिट को क्रिएट करता है, आगे लोन देता है, इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जो पैसा हमने बैंक में जमा किया वो बैंक को प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है। हम जो पैसा जमा करेंगे वो एक प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है। बैंक ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आपने जमा किया वो पूरा का पूरा उठाकर लोन दे देती है। नहीं, इसमें जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है इंडिया में, फेडरल रिजर्व है यूएस में, ये बैंक्स आपको एक रेट देती हैं जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो, आपने इसको सीआरआर के नाम से अक्सर सुना होगा। ये कैश रिजर्व रेशो होता है कि जितना आपने जमा किया, बैंक उसमें से एक पोर्शन, जितना भी गवर्नमेंट ने ये सीआरआर दिया होगा, सेंट्रल बैंक ने 10%, 5%, 8% जो भी दिया है, तो उस टोटल डिपॉजिट का, प्राइमरी डिपॉजिट का वो परसेंटेज से, फॉर एग्जांपल 5% सीआरआर है, तो उस 100 रुपए जमा किए तो 5 रुपये रिजर्व रखे जाएंगे। अब वो रिजर्व आप बैंक जो है अपने साथ भी रख सकता है और सेंट्रल बैंक के साथ भी रख सकता है, और बाकी 95 बैंक उठाकर लोन दे देगा। तो बैंक का क्या काम है, प्राइमरी डिपॉजिट लेना, उसका जितना सीआरआर है, जितना डिपॉजिट रिजर्व रेशियो है, उसको रिजर्व रखना और बाकी लोन दे देना। अब आप देखिए, बैंक जो है वो पूरा का पूरा उठाकर लोन आपको कैश नहीं देती। एक और जो जिससे वो थोड़ा सा कैश को यूज कर लेते हैं, एक शख्स ने, किसी व्यक्ति ने 10 लाख का लोन लिया, तो बैंक ऐसा नहीं है कि वो 10 लाख रुपए एक साथ निकालकर कैश उस आदमी को दे देगी, ऐसा नहीं होता। जनरली आप देखिए, बैंक अपने यहाँ एक अकाउंट खोलेगी उसका और उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। वो आदमी जब चाहता है जब उसको निकालता है और यूज करता है। मान लीजिए उसको हल्के की जरूरत पड़ रही है, साल भर तक उन्होंने हल्के यूज किया, लेकिन बैंक उसी डेट से पूरे 10 लाख पर उससे इंटरेस्ट लेगी। ये भी एक तरीके की, समझ लीजिए, कि क्रेडिट क्रिएशन है। दूसरी बात कि बैंक जो है, एक आदमी अगर बैंक से निकाल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो मान लिया कि उन्होंने 5% या 10% जो भी है वो रखा हुआ है, लेकिन बैंक एक आदमी जो एक पैसा डाल रहा है, दूसरा निकाला, किसी ने निकाला, किसी ने डाल दिया, तो बैंक के पास वो रहता है। बैंक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिससे वो ये बात जानते हैं कि सारे बोरोवर्स एक साथ नहीं आएंगे, जो सारे सेवर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो नहीं आएंगे एक साथ, के वो आएंगे और सारा पैसा एक साथ निकालेंगे। बैंक को अपना एक्सपीरियंस होता है इसका, एक आदमी डालता है, दूसरा निकाल लेता है, इसलिए वो मेजर पार्ट
आगे बढ़ा देते हैं लोन के लिए, ठीक है। और इसी सिस्टम से क्रेडिट क्रिएशन होता है। दूसरी बात, देखिए एक बैंक या कुछ बैंक ले लीजिए, मिलकर क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते। हम ये कहें कि साहब क्रेडिट क्रिएशन एक बैंक कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्रेडिट क्रिएशन के लिए पूरा बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सारे बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए होता क्या है, एक बैंक से आपने डिपॉजिट किया, उसने एक को लोन दे दिया, जिसको लोन दिया उसका अकाउंट दूसरे बैंक में, उसने वो उठा के पैसे दूसरे बैंक में डाल दिया, वो दूसरे बैंक वाले ने लोन दिया किसी और को, उसका तीसरे किसी और बैंक में अकाउंट है। तो सारे बैंक इन्वॉल्व होते हैं इस क्रेडिट क्रिएशन के लिए। तो एक या दो बैंक या फ्यू बैंक्स मिलकर नहीं कर पाते क्रेडिट क्रिएशन के लिए। आपके सिस्टम में जितने भी बैंक्स हैं, यानी पूरा बैंकिंग सिस्टम इसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से वो ये भी होती है सिक्योरिटीज। देखिए आप सिक्योरिटी अगर लेंगे बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, आपको एक पेपर दे देता है और पैसा आपका ले लेता है, ठीक है। आपका अकाउंट खोल देगा और आपको अपने ही बैंक के चेक दे देगा कि आप इससे बाद में निकाल सकते हैं। तो वो पैसा आप ही के पास है, वो भी क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, आप उसको यूज कर रहे हैं। अब प्रोसेस देखते हैं कि ये प्रोसेस काम किस तरह करता है। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कैसे शुरू होता है और कहां तक जाता है। देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोसेस स्टार्ट ही वहां से होता है जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो बैंक एज ए प्राइमरी डिपॉजिट कंसीडर करता है। अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारा सिस्टम है, उसमें बहुत सारे बैंक्स हैं। बैंक ए है, बी है, सी है, सो ऑन। बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी। मैंने खाली बैंक एक जगह लिखा है, हर बैंक के बैंक अलग है। बैंक ए है, बैंक बी है, बैंक सी और बैंक एन, बहुत सारे बैंक है। और इसी तरह से हमारे पास कुछ कस्टमर्स हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टमर्स हमने लिए मिस्टर वी, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड। एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले लीजिए। हमने माना कि हमारे पास ये लोग हैं, हम इनके जरिए अपना सिस्टम को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई मिस्टर वी है, मिस्टर वी है, इनका जो अकाउंट खुला हुआ है वो अकाउंट खुला हुआ है बैंक ए में। मिस्टर ए का अकाउंट खुला हुआ है बैंक ए में। मिस्टर ए के पास 1000 रुपए थे। हमने एग्जाम्पल लेके चले कि हम 1000 से लेकर चल रहे हैं। मिस्टर ए के पास 1000 रुपए थे, उन्होंने जाकर उसको 1000 रुपये बैंक ए में जमा कर दिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने जो कैश रिजर्व रेशियो दे रखा है, से फॉर एग्जाम्पल वो 8% है। जो CRR है वो 8% है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। CRR हमारा 8% है, 8%। मिस्टर वी ने बैंक ए में 1000 रुपए जमा किए, तो अब बैंक ए के पास ये 1000 क्या है, ये उसका प्राइमरी डिपॉजिट है। और आप उसको उसकी लायबिलिटी भी कीजिए, क्योंकि ये बैंक को कभी ना कभी तो मिस्टर वी को वापस करना है। जमा कर दिए। अब बैंक क्या करेगा, सिस्टम के हिसाब से बैंक जो है 1000 का 8% रिजर्व कर लेगा अपने पास या सेंट्रल बैंक के साथ, और बचा हुआ लोन दे देगा। मान लीजिए कि ये बैंक ने क्या किया कि 8% 1000 का कितना हो जाएगा, 80। तो जो रिजर्व है, बल्कि हम इसको CRR ही लिखें, आसानी होगा। जो CRR है वो बैंक ने 80 रख लिया, बचा कितना है इसमें, 920। 920 बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया मिस्टर एक्स को। ठीक है,
फिर से समझिए, मिस्टर वी ने अपने बैंक में 1000 रुपया जमा किया। बैंक ए ने CRR 8% होने की वजह से 80 रुपीज जो है वो तो अपने रिजर्व में रखे, रिजर्व बैंक के अंदर रखे, और 920 का मिस्टर एक्स को लोन दे दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि इनकी बैलेंस शीट क्या होगी। जो बैंक ए की जो एक बैलेंस शीट आएगी वो क्या आएगी। बैंक के पास एक तो लायबिलिटी होगी, ठीक है, इसका अमाउंट होगा, ठीक है, और दूसरी इनकी एसेट्स होंगी, मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूं, और उसका अमाउंट होगा। ठीक है, अब बैंक की लायबिलिटी क्या है। बैंक ए की, ये बैंक हमारा वह ए है, बैंक ए की लायबिलिटी क्या है। बैंक के पास जो आपने पैसा रखा है, क्योंकि वो बैंक को वापस देना है तो वो बैंक की लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहां बैंक की लायबिलिटी क्या है, मिस्टर वी का डिपॉजिट, मिस्टर वी का डिपॉजिट। मिस्टर वी ने जो डिपॉजिट किया है वो बैंक की लायबिलिटी। कितना डिपॉजिट किया, 1000। अब बैंक ए के पास असेट्स क्या है। देखिए, असेट्स वो है जो बैंक को पता है या तो मेरे पास है या मुझे मिलने वाली हैं। तो अगर उसने कैश रिजर्व रखा है तो वो उसको मिलने वाला है, वो उसकी असेट्स होगा। तो एक तो CRR हो गया, और दूसरे उसकी एसेट्स क्या है, उसको क्या वापस मिलने वाला है, जो उसने मिस्टर एक्स को लोन दिया है। लोन टू मिस्टर एक्स। समझ रहे बात को। CRR कितना है, 80, लोन कितना है, 920। अब आप इसको टोटल देखिए, 1000, और इसका भी टोटल 1000। ये डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है। अब देखिए, ये जो मिस्टर वी है इनका काम खत्म हुआ। अब ये जो मिस्टर एक्स है, इनका जो अकाउंट है वो बैंक बी में है। मिस्टर एक्स का अकाउंट बैंक बी में है। इन्होंने क्या किया, वो पैसा जो इनको लोन लिया गया था वो पैसा उठाकर इन्होंने बैंक बी में डाल दिया। या आप ये कहिए कि ये मिस्टर एक्स ने जो इनको लोन मिला उसी बैंक से, या तो उसमें ही अकाउंट है या किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, जिसमें भी है उन्होंने उस बैंक में उस पैसे को रख दिया। ठीक है, अब जब उस बैंक में उन्होंने पैसों को रखा तो वो बैंक बी के लिए इनिशियल डिपॉजिट होगा। इनको लोन कितना मिला, इनको लोन मिला 920। अब बैंक बी के लिए 920 जो है वो इनिशियल डिपॉजिट होगा। अब वही प्रोसेस फिर से चलेगा। इस 920 में से बैंक बी 8% रिजर्व रखेगी और रिमेनिंग लोन दे देगी। अब 920 का 8% कितना हो जाएगा, 73.60। 73.60 रिजर्व रखा और बचा हुआ 846.40 लोन दे दिया मिस्टर वाई को। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब मिस्टर एक्स को जो लोन मिला था वो मिस्टर एक्स ने अपने बैंक में जमा कर दिया, और जमा करने के बाद उन्होंने, उस बैंक ने 73 रिजर्व रखा और 846 फिर लोन दे दिया मिस्टर वाई को। ठीक है, अब इनकी क्या हो जाएगा यहां पर, अब यहां पर ये बैंक बी आ गया। पहले ए था, अब ये बी है। अब बैंक बी में किसने जमा किया, वाई ने। देखिए, ये आप इस तरह से समझिए कि
एक्स से वाई के पास पैसा आया लोन की जगह, अब वाई ने जब इसको दिया होगा लौटाकर, तो वो पेमेंट किया होगा किसी चीज का। अब वो पेमेंट करे या वो पैसा उठा के खुद किसी बैंक में रखे, अल्टीमेटली दूसरे के पास चला जाता है। अब वाई क्या करेंगे, वहां वाई ने कितना पैसा जमा किया था इनिशियल 920, और इसका कैश रेशियो कितना है 73.60, और लोन 846.40। ठीक है, अब आप टोटल कीजिए दोनों का, यहां 920 आएगा और यहां भी 920 आ जाएगा। ठीक है, मिस्टर वाई ने, अब ये मिस्टर वाई को मिल गया, ये लोन मिस्टर वाई को मिल गया। मिस्टर वाई ने इस लोन को यूज किया, वो इस लोन को लिया और उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे और उठा के ये पेमेंट कर दिया मिस्टर जेड को। इन्होंने ये पेमेंट कर दिया मिस्टर जेड को। मिस्टर जेड का अकाउंट बैंक सी में था, मिस्टर जेड का अकाउंट बैंक सी में था। यहां पर मिस्टर जेड ने 846.40 अपने बैंक में जमा कर दिया। जिस तरह एक्स ने वाई को दिया था, वाई ने अपना जमा करा, इसी तरह वाई ने जेड को दे दिया। अब जेड अपना जमा कर रहा है, कोई भी चीज का पेमेंट मिला जेड को, जेड ने उठा के किसी और बैंक में, जिसमें भी उसका अकाउंट था बैंक सी में, उसने इतना पैसा जमा कर दिया। फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर ये प्रोसेस चालू हो जाएगा कि ये इसका सीआरआर रखेगा, सीआरआर रखेगा इसका 8%, और बचे हुए का वो उसको फिर से लोन दे देगा। ठीक है, अब सिर्फ दो बैंक देखिए, पहले वाले ने कितना लोन दिया था, ये पहले वाले ने कितना लोन दिया था 920, दूसरे बैंक ने कितना दिया 846.40। दो बैंकों ने लोन दिया, टोटल आएगा 1766। मिस्टर वी ने 1000 रुपए जमा किए थे, उन 1000 रुपए से सिर्फ दो बैंक ने 1766.40 लोन दे चुके हैं वो। अब मिस्टर जेड ने सी में रखा है, सी फिर इस पैसे में से 8% रख के बाकी का लोन दे देंगी। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक CRR 0% ना हो जाए। ये प्रोसेस एक से बैंक को दूसरे को गया, दूसरे बैंक ने किसी को लोन दिया, उस आदमी ने जिसने लोन लिया था उसने किसी को पेमेंट कर दिया, जिसको पेमेंट किया उसका अगले बैंक में अकाउंट था, उन्होंने उस बैंक में डाल दिया, उस बैंक ने फिर यही प्रोसेस किया तो किसी अगले आदमी को मिल गया। ये सिस्टम उस वक्त तक चलता रहता है जब तक आपका कैश रिजर्व रेशियो 0 ना हो जाए, और जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो 0 होगा उस अमाउंट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो अब ये किस तरह से चलता रहेगा ये सिस्टम, इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूं और टेबल में आपको समझाऊंगा कि एक किस तरीके से स्टेप्स चलते रहेंगे बैंक टू बैंक, और कहां जाकर कितना टोटल अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो मैं टेबल बनाता हूं फिर हम शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने टेबल बना ली है, आपको लगा होगा एकदम कितनी जल्दी बन गई, बहुत देर लगी मुझे बनाने में से सॉरी। ओके, तो चलिए इस टेबल से अब समझते हैं कि किस तरह सारे बैंक्स मिलके, पूरा बैंकिंग सिस्टम मिलके क्रेडिट क्रिएट करता है। देखिए, बैंक ए में सबसे पहले मिस्टर वी ने 1000 रुपीज जमा किए थे। ये दो रो तो हम लोग पहले समझ चुके हैं। बैंक ए में 1000 रुपीज जमा हुए, जिसमें से 80 रिजर्व रखा गया और 920 का आगे लोन दे दिया। जिसको लोन दिया उसने आगे किसी को पेमेंट किया, जिसको पेमेंट किया उसका अकाउंट बैंक बी में था, उसने बैंक बी में 920 डिपॉजिट कर दिए, जो बैंक बी का प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। यहां देखिए बैंक्स लिए हैं मैंने, यहां प्राइमरी डिपॉजिट्स लिए हैं, यहां CRR और यहां लोन्स। ठीक है, अब बैंक बी के अंदर प्राइमरी डिपॉजिट 920 आया, उस 920 में से 8%, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कैश रिजर्व रखना है,
उस रिजर्व उसने 920 का 8% दैट इज 73.60 उसने रिजर्व रखा और बाकी 846.40 उसने आगे लोन दे दिया। जिसको लोन दे दिया उसने जिस वजह से लोन लिया था उसका पेमेंट कर दिया। जिसको पेमेंट किया उसका अकाउंट बैंक सी में था, उसने उठाकर ये पैसा बैंक सी में डाल दिया, यानी बैंक सी का प्राइमरी डिपॉजिट हुआ 846.40। ठीक है, अब बैंक सी उस प्राइमरी डिपॉजिट में से 8% दैट इज 67.71 वो रखेगी रिजर्व और बचा हुआ बाकी 778.69 उसने आगे लोन दे दिया। सिमिलरली उसने जिसको लोन दिया उसने आगे पेमेंट किया और जिसको पेमेंट किया उसका अकाउंट था बैंक डी में, उसने बैंक डी में जमा कर दिया। अब ये 778.69 इसका प्राइमरी डिपॉजिट हुआ, उसका 8% 62.30 उसने रिजर्व रखा और 716.39 उन्होंने आगे लोन दे दिया। जिसको लोन दिया उसका बैंक ई में था। बैंक ई में जब ये पैसा आया, देखिए घटता जा रहा है, जब ये बैंक ई में पैसा आया प्राइमरी डिपॉजिट तो 716 था जो कि 716.39 जिसका के 8% 57.31 कैश रिजर्व रेशियो रखा गया और 659.80 आगे लोन दे दिया गया। ये सिस्टम चलता रहा। ये कब तक चलेगा सिस्टम, यहां मैंने इसलिए डॉट डॉट बना दिए कि ये सिस्टम चलता रहेगा, ये बैंक्स चलते रहेंगे जब तक हमारा CRR 0 नहीं हो जाता। यानी अब एक बैंक एन, हमने इसलिए स्मॉल एन लिया है कि नंबर ऑफ बैंक्स हैं, पहुंचे तो वहां पर हमारा प्राइमरी डिपॉजिट से फॉर एग्जांपल 0.06 के आसपास हो जाएगा नीचे जाकर, जहां पर CRR आगे 0 होगा और आपका लोन जो है वो 0.05 हो जाएगा। अब आप यहां पर दो तीन चीजें नोट करने की हैं। ये कीजिए कि देखिए पहली बार कितना जमा किया था मिस्टर वी ने, 1000। उस 1000 का अगर आप CRR देखें यानी सिर्फ कैश रिजर्व रेशियो ऑलमोस्ट 998.86 हो गया। 998.86 1.14 के आसपास बच रहा है। यानी जितना जमा किया था वो कैश रिजर्व रेशियो में सारे बैंक्स ने मिलाकर रख लिया और उसके अलावा 11,486.85 11,486 रुपीस का सारे बैंक्स ने मिलाकर क्रेडिट क्रिएट कर लिया। 1000 सिर्फ जमा किया था और बैंक ने उसका लोन कितना दे दिया, बैंक ने उसका लोन दे दिया 11,486। ठीक है, और प्राइमरी डिपॉजिट कितना सारे बैंक्स के पास ला, उस 1000 से जो प्राइमरी डिपॉजिट बना वो बना 12,485, 12,485.70। इस तरीके से क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। यानी आप ये बात को सोचिए कि बैंक्स किस तरह क्रेडिट क्रिएट करती हैं। सारी बैंक्स मिल जाती हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम, किसी ने 1000 रुपए जमा किए, उस 1000 रुपए से 11,446 का तो उन्होंने लोन दे दिया और उनके पास डिपॉजिट 12,485 रहा जो था, उस 12,485 में से उन्होंने 11,446 का लोन दे दिया और ये उनके पास बचा हुआ उनके रिजर्व में है, पैसा है। इस तरीके से बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती हैं और वो लोन ले, अब जाहिर है उसको 1000 में 920 दिया था उसको लोन, उसका अकाउंट खोल दिया अपने यहां, 920 उसमें जमा कर दिए। अब वो आदमी हल्के हल्के उसमें से पैसे निकाल के पेमेंट्स कर रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट लिया जा रहा है पूरे 920 पर। इस तरीके से बैंक अपने क्रेडिट को क्रिएट करता रहता है। ठीक है, अच्छा, ये सारे सिस्टम को करने के लिए जाहिर है अगर आपको एक फॉर्मूला चाहिए जिससे कि आप ये निकाल सके कि साहब एक आदमी ने इतना जमा किया है, इस रेट पर इतना लोन बना, तो क्या कोई फॉर्मूला है जिससे कि हम इसको पूरे को कैलकुलेट कर सके? तो इसका एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, और कहीं कहीं आप इसको क्रेडिट मल्टीप्लायर भी लिखा हुआ पढ़ेंगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब हम इसको, अब जाहिर जगह यहां मैं अब चाह रहा हूं कि टेबल भी बनी रहे, उधर आपको फॉर्मूला बता दूं, तो मैं इसको या तो PEC लिख सकते हैं या हम सिर्फ CM लिख दें, ये भी अलग है, क्रेडिट मल्टीप्लायर।
तो आप अगर जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो आप पूरा ही लिखिएगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर या पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। मैं सिर्फ सीएम लिख रहा हूं जगह की वजह से। तो जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला होता है, एक आपके पास ये 920 क्या है, ये 920 बेसिकली आपके पास इनिशियल एक्सेस रिजर्व है। इतना जमा किया था, इतना रिजर्व है, इस रिजर्व का एक्सेस कितना है 920। पहला सबसे ए बैंक में, सबसे पहले बैंक में जहां से आप क्रेडिट क्रिएशन को काउंट करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनिशियल एक्सेस रिजर्व, इनिशियल एक्सेस रिजर्व। अब फिर जगह की कमी है तो मैं इसको सिर्फ रिजर्व लिख रहा हूं आर, ठीक है। इनिशियल एक्सेस रिजर्व, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई है, सॉरी है 1 अपॉन CRR, ठीक है। ये जो बनकर आएगा आपका जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, या जिसको हम लोग पोटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट कहेंगे, वो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू रिजर्व मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन CRR। ये जो CM है इसको आप कैश मल्टीप्लायर कहिए, जो रिजर्व है ये बेसिकली इनिशियल एक्सेस रिजर्व है, सबसे पहला इनिशियल एक्सेस रिजर्व। अब इसको फॉर्मूले में अगर आप रखिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 920 और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन CRR कितना है आपका 8%। तो जब इसको आप 8% को नंबर में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08, ठीक है। 920 आपका इनिशियल एक्सेस ऑफ रिजर्व था, रिजर्व ये है, टोटल ये है। अब 80 का, इसमें से 80 का एक्सेस क्या है 920, इसीलिए इसको कहा गया इनिशियल एक्सेस रिजर्व। जब आप इसको, अब इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 11,500 के आसपास, ये 11,500 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है कि इनिशियल एक्सेस कितना है और CRR कितना है, जाहिर अगर आपको CRR पता है और डिपॉजिट पता है तो इनिशियल एक्सेस आप निकाल ही लेंगे। ये दो चीजें अगर आपको मिल गई तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितनी होगी, ठीक है। ये फार्मूला आपको बताता है CM इज इक्वल टू रिजर्व मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो, जो ये हमारे केस में 920 है, 1 अपॉन 0.08, जो क्योंकि 8% हमारा वो CRR है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,500 आएगा, जो हमें बता रहा है कि अगर कोई बैंक में 1,000 रुपये जमा किया गया है 8% के हिसाब से, पहला लोन 920 का है, पहला लोन 920 का है, तो जब हमारा CRR 0 होगा वहां तक होते होते 11,500 लोन हो जाएगा। लगभग ये उतना ही आ रहा है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में आती है, पॉइंट पे तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई है। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन का फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या काम है। अब देखेंगे हम क्रेडिट क्रिएशन एज ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट क्रिएशन एज ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को मैंने शॉर्ट में MP लिख दिया है, ठीक है। देखिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं बहुत छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आपको बताऊं। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली काम है कि वो इकोनॉमिक लॉज को प्रमोट करे, हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको स्टडी रखे, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है बेसिकली आप कहिए उसको हेल्दी रखे, ठीक है। और ये मनी सप्लाई से करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक के थ्रू, यानी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को और इकोनॉमी को हेल्दी रखता है, और वो जो पैसे को, सप्लाई को
कम ज्यादा करता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी काम करती कैसे है? वो काम करती है सीआरआर के थ्रू। ये एक बड़ा टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर मनी को कंट्रोल किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखिए, सपोज कर लीजिए मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक अब पॉलिसी के थ्रू इस मनी सप्लाई को कम करना चाहती है। तो वो क्या करेगी? इस कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी। ठीक है, मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो इन्होंने कर दिया 40%। किसी व्यक्ति ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए, उस 100 रुपीज में से 40 तो सीआरआर ही निकल जाएगा। लोन कितना सैंक्शन हो पाएगा? 60। इसका मतलब जब मार्केट में लोन जाना कम हो जाएगा तो जिस स्पीड से मनी सप्लाई बढ़ रही थी उस स्पीड से अब नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। सपोज कर लीजिए मनी सप्लाई बहुत कम है मार्केट के अंदर, यानी मार्केट में अब दूसरी चीज का मनी सप्लाई बहुत कम है और मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाना चाहती है उसको। जो सेंट्रल बैंक है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अब मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या करेगी? इस सीआरआर को कम कर देगी। जब वो सीआरआर कम कर देगी, सपोज कर लीजिए अब उसने 10% कर दिया, तो इस 100 में से अब 10 रिजर्व रखे जाएंगे और 90 का लोन चला जाएगा। जब सीआरआर ज्यादा होगा तो लोन कम जाएगा, और जब सीआरआर बहुत कम होगा तो लोन ज्यादा जाएगा। तो इसी तरीके से जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो सीआरआर घटा देते हैं, और जब घटाना होता है तो बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसकी लिमिटेशंस और देख लें, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि ये अफेक्ट होता है क्रेडिट क्रिएशन। हम उसको लिमिटेशंस के नाम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें हैं जिससे ये डायरेक्टली इफेक्ट होता है? सबसे पहली तो चीज अमाउंट ऑफ कैश ही है। अमाउंट ऑफ कैश, बैंक के पास जितना कैश होगा उतना ही वो लोन दे पाएगा। कैश ज्यादा है, लोन ज्यादा हो जाएंगे, कैश कम है, लोन कम होंगे। सिंपल से सोचने वाली बात है, मेरे पास कैश ज्यादा है तो मैं ज्यादा दे पाऊंगा किसी को, मेरे पास कैश कम है तो मैं कम दे पाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है सीआरआर। अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो मैं कम लोन सैंक्शन कर पाऊंगा, और अगर कैश रिजर्व रेशियो कम है तो मैं ज्यादा लोन सैंक्शन कर पाऊंगा। ठीक है, एक तीसरी चीज आती है लीकेजेस। लीकेजेस किसे कहते हैं? देखिए, हमारी एक साइकिल चल रही होती है, पैसा हम कंपनी को देते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और हम काम करते हैं तो वो कंपनी हमें पेमेंट कर देती है। तो पैसा एक साइकिल में चलता रहता है, जिसको सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। मेरी इस पर पहले वीडियो बनी हुई है, उसको चाहे तो उसको देख लीजिए। पैसा एक साइकिल में रोल करता जाता है। मैंने काम किया, मुझे पैसा मिल गया, उस पैसे से मैंने सामान लिया, वो कंपनी में चला गया, कंपनी ने मुझे पेमेंट की, चल रहा है। जब पैसा इस साइकिल से बाहर चला जाता है उसको लीकेजेस कहते हैं। टैक्स पेमेंट कर दिया, इंपोर्ट का पेमेंट कर दिया मैंने, या मैंने सेव कर लिया पैसा, जिसको हम लोग एक तरीके से करेंसी ड्रेन भी कहते हैं। करेंसी ड्रेन बेसिकली किसको कहते हैं? जब हमने बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास पैसा रख लिया। अब जब हम बैंक में जमा ही नहीं करेंगे तो उनके पास इनिशियल डिपॉजिट नहीं होगा, उससे लोन नहीं होगा। तो ये लीकेजेस जितने भी होते हैं ये भी असर डालती है। अगर लीकेजेस बढ़ जाते हैं तो अमाउंट लोन के लिए कम हो जाता है। ठीक है, अगला है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोवर्स, लोन लेने वाला नहीं होगा तो लोन देंगे किसे? अगर लोन लेने वाला ही नहीं है तो आप लोन देंगे किसे?
लोन लेने के लिए लोन लेने वाला भी तो होना चाहिए, तो बोरोवर्स भी मार्केट के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए सारे लोग डर कर बैठ गए लोन नहीं लेना है, हालात बहुत खराब है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जाहिर है अगर आप डर के बैठ गए लोन ही ले लेंगे तो फिर क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगी। एक अवेलेबल ऑफ सिक्योरिटीज भी प्रॉब्लम होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। आपने देखा होगा जनरली आप लोन लेने जाइए तो बैंक कहता है कोई सिक्योरिटी रखिए हमारे पास, जमीन के कागजात रखिए, लैंड पेपर्स रखिए, गोल्ड रखिए, कुछ भी रखिए हमारे पास, ठीक है, कोई फ्लैट है आपका उसके पेपर्स रख दीजिए। तो अगर किसी के पास सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा? सिक्योरिटी अगर सिक्योरिटी कमी है लोगों के पास तो क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है तो लोन नहीं मिलेंगे, लोन नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं होगा। एक आ जाती है बिजनेस कंडीशंस। देखिए जो बिजनेस साइकिल होती है उसमें प्रॉस्पेरिटी भी होती है और डिप्रेशन भी होता है। प्रॉस्पेरिटी के टाइम में लोन सैंक्शंस बढ़ जाते हैं क्योंकि उस वक्त प्रॉस्पेरिटी होती है, सब चीजें इकोनॉमी बहुत तेज बढ़ रही होती है, और रिसेशन का जो टाइम होता है उसमें ये कम हो जाते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी चीज मैं और आपको बता दूं इसके अंदर कि कंडीशंस क्या है इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि क्रेडिट क्रिएशन के लिए होना जरूरी है। बस छोटी सी बात है, एसेंशियल कंडीशंस। हाथ के हाथ नपट जाएगा तो टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए सबसे पहली तो कंडीशन है एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वहीं से तो शुरू होगा, दूसरा डिपॉजिट, तीसरा डिपॉजिट, वो तो फिर इनिशियल बात का बन रहा है ना। फ्रेश डिपॉजिट आने जरूरी होते हैं, जहां से लोन शुरू हो तभी तो पूरी क्रेडिट क्रिएशन होगी। ठीक है, दूसरी एसेंशियल कंडीशन होती है विलिंगनेस, यानी बैंक विलिंगनेस टू लेंड। विलिंगनेस ऑफ बैंक्स टू लेंड। बैंक पैसा देना चाह रहे हो, बैंक लोन देना चाह रहे हो, अगर बैंक के पास पैसा है लेकिन वो सैंक्शन करना ही नहीं चाहता तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरीके से विलिंगनेस ऑफ ए कस्टमर टू बोरो, विलिंगनेस ऑफ कस्टमर टू बोरो। बैंक के पास पैसा भी है, इनिशियल डिपॉजिट भी आ गया, बैंक देना भी चाह रही है लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा, कोई आदमी जो है व्यक्ति लेना ही नहीं चाह रहा कोई भी, तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगी। देखिए क्रेडिट क्रिएशन के लिए लोन जाने जरूरी है, लोन जाएंगे तो क्रेडिट क्रिएट होगा, और लोन तीन ही कंडीशन में जाएंगे। हमारे पास पैसा हो यानी हम एक्सेप्ट करें फ्रेश डिपॉजिट को, और बैंक देना चाह रहा हो यानी बैंक के पास डिपॉजिट हो, बैंक देना चाह रहा हो और कस्टमर लेना चाह रहा हो। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तभी लोन जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस पे, व्हाट आर दी एसेंशियल कंडीशंस ऑफ दी क्रेडिट क्रिएशन, तो ये तीन कंडीशन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा सारा कुछ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।